बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट का ओवरव्यू देखेंगे कि स्प्रेडशीट क्या चीज़ होती है, उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके हम एडवांस फीचर्स की तरफ भी जाएंगे। ओवरव्यू में स्प्रेडशीट एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स हों। जिस तरह रोज़मर्रा के काम के लिए, बिज़नेस के लिए हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत होती थी और रजिस्टर्स के अंदर हम रोज़ और कॉलम्स के ज़रिए से खाते मेंटेन करते थे, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। नॉर्मली रोज़ और कॉलम्स के अंदर आप फाइनेंशियल डाटा को मेंटेन करते थे। इसी की जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है, कंप्यूटर के अंदर जब आपने इस किस्म का डाटा मेंटेन करना होता है, यानी कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड, अपने फाइनेंस या एक्सपेंस का रिकॉर्ड, तो उस सूरत में आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दो पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें से एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसके मुख्तलिफ़ वर्जन्स मौजूद हैं, और दूसरा हमारे पास गूगल शीट्स की सूरत में मौजूद है, जो कि आप गूगल की क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए गूगल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने लैपटॉप के ऊपर किस तरह ओपन कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल हुआ है तो आप विंडोज़ की जो स्पेस बार के करीब होता है बटन, विंडोज़ की और आर की एक साथ प्रेस करेंगे, विंडोज़ एंड आर, तो आपके पास रन कमांड का एक बटन आ जाएगा। उसके अंदर आप लिखेंगे EXCEL और एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सेल उस सिस्टम के अंदर जहाँ पर भी इंस्टॉल होगा वो ओपन हो जाएगा। अब इस ओवरव्यू के अंदर हम ये कुछ बुनियादी चीज़ें देखेंगे। साइजिंग एंड क्लोज बटन, ये एक ऐसा बटन होते हैं जो कि तमाम विंडोज़ के अंदर मौजूद होता है। अब आपने देखा होगा कि कोई भी विंडो ओपन होती है तो आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं या रीसाइज़ कर सकते हैं, या उसके कॉर्नर से अगर आपने इसको अपने मुताबिक कस्टम साइज़ देना है तो आप इसको कॉर्नर पे पकड़ के या हॉरिजेंटली टॉप से या साइड से पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकते हैं माउस को बटन को प्रेस करते हुए। इसको कहते हैं साइजिंग एंड रीसाइजिंग। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लैंक वर्कबुक यानी कि खाली शीट ओपन कर लेते हैं, तो इसमें आपको एक रिबन नज़र आएगा। ये जो बार है इसको बोलते हैं रिबन, और इस रिबन के अंदर मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प। ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ़ टैब्स मुख्तलिफ़ वर्जन्स के मुताबिक प्लस माइनस भी होते रहते हैं, कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं। इसी तरह इसी रिबन के ऊपर एक आपको क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आएगी। क्विक एक्सेस टूल बार से मुराद वही काम जो काम आप बार बार रिपीट कर रहे हो उसको आपने क्विकली एक्सेस करना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव का बटन क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है। इसके अलावा आप फर्दर और भी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन का डालना है, अपने ईमेल बार बार आपने करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है, तो ये चीज़ें आप मैनुअली ऐड या रिमूव कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इस वाली बार को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि आपको डिटेल से मेन्यू में नहीं जाना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सेव का जो बटन है, वरना फ़ाइल के अंदर जाके भी आप सेव कर सकते हैं, फ़ाइल और सेव भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह ओपन जो है वो आप फाइल में जाकर फ़ाइल को ओपन भी कर सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ताकि आप आसानी के साथ कर सकें। इसी तरह फ़ाइल को सबसे पहले हम सेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ाइल, अभी हमने ब्लैंक फ़ाइल बनाई है, इसको हम फ़ाइल में जाकर सेव करते हैं।
और सेव करने के बाद सबसे पहले आपको लोकेशन बतानी पड़ती है कि आपने कहाँ पर स्टोर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर इस फोल्डर के अंदर सेव कर देता हूँ, माई एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, जो ही आप फाइल सेव पे जाते हैं तो आपको फ़ाइल का नेम देना पड़ेगा। फ़ाइल आपकी यूजुअली जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होती है वो होती है एक्सेल वर्कबुक, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा माई एक्सेल वर्कबुक, जो भी हमने नाम दिया, इसको हमने सेव कर दिया। अब ये नाम आपके टॉप के ऊपर ये देखें, जो आपकी वर्कबुक है बेसिकली, उसके टॉप के ऊपर आपकी फ़ाइल का नाम भी शो हो गया। इसी तरह एक्सेल के अंदर जो एडिशनल चीज़ होती है अदर देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको कहते हैं फार्मूला बार, और एक ये नेम बॉक्स भी होता है। नेम बॉक्स बेसिकली आपके जो एक्सेल के अंदर सेल होता है बेसिकली, उसका नाम जाहिर करता है। जो ही आप एक्सेल की वर्कबुक एक ओपन करते हैं तो एक वर्कबुक के अंदर आपकी एक या एक से ज़ायद शीट्स होती हैं। यानी कि इस केस के अंदर हमारे पास शीट 1 शो हो रही है। आप यहाँ पर प्लस के साइन को क्लिक कर कर शीट 2 भी क्रिएट कर सकते हैं, शीट 3 भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स मौजूद हैं। इन शीट्स को आप जूम भी कर सकते हैं। जूम के लिए आप बॉटम राइट साइड पे अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जूम इन की ऑप्शन है। आप अपने कॉलम के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब आते हैं नेम बॉक्स की तरफ। नेम बॉक्स के ऊपर गौर करें तो हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे नेम बॉक्स में उसी सेल का नाम जाहिर हो जाता है। अब सेल किसको बोलते हैं? बुनियादी तौर पर जिस तरह हमने कहा कि एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर रोज़ और कॉलम के मजमूए को कहते हैं, तो एक्सेल के अंदर हॉरिजेंटली यानी कि इस तरह सीधी जो कॉलम्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स यूजुअली अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं, यानी कि A B C, और आपकी रोज़ जो हैं वो नंबर से रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं, यानी कि 1 2 एंड 3। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी ये मैक्सिमम रोज़ कितनी हैं तो आप इस कॉलम पे क्लिक करके कंट्रोल का बटन दबाएंगे और राइट एरो की अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो आप लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे, यानी कि लास्ट कॉलम है XFD। अब ये बहुत सारे कॉलम्स हैं इसके। इसी तरह अगर आप कंट्रोल का बटन के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो आप लास्ट रो पे चले जाएंगे। ठीक है, तो रो जो है वो नंबर से रिप्रेजेंट की जा रही हैं, 1 0 4 8 5 7 6 रोज़ हैं इसकी। वापस हम शुरू में टॉप पे आ जाते हैं। उसके लिए दोबारा हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और आप बैक एरो या अप एरो से भी जा सकते हैं या होम से भी जा सकते हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया कि एक वर्कबुक के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, नेम बॉक्स, और नेम बॉक्स के बाद उसका फार्मूला बार। फार्मूला एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल के अंदर यूजुअली सिर्फ आपने डाटा सेव नहीं करना होता, इसके अंदर आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, हिसाब किताब रखना होता है। तो हिसाब किताब का ताल्लुक फार्मूलाज़ के साथ होता है। तो फार्मूला हमेशा अपने जो है वो, वैसे तो आप कुछ भी लिखेंगे, अगर एक्सेल के अंदर यहाँ पर अपना नेम भी लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला बार के अंदर शो हो रहा होता है वैल्यू की सूरत के अंदर। लेकिन इसी फार्मूला के अंदर, इसी फार्मूला बार के अंदर आप फार्मूला डालना चाहते हैं तो आप इक्वल के साइन से फार्मूला लिख सकते हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज आप मेंशन कर सकते हैं। हमने देख लिया कि आप विंडोज़ के साइज़ को किस तरह तब्दील कर सकते हैं, रिबन एंड टूल बार में क्या फ़र्क है, क्विक एक्सेस टूल बार को हमने देख लिया। नेम बॉक्स के अंदर आप सेल का रेफरेंस देख सकते हैं। सेल के रेफरेंस से ये याद रखिए कि जिस तरह अभी ये माउस मेरा क्लिक हुआ हुआ है B2, ठीक है, यहाँ पर B2 लिखा हुआ है। अब B2 क्यों है? क्योंकि ये B कॉलम है और रो नंबर 2 है।
अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये कौन सा हो जाएगा, D4। नेम बुनियादी तौर पर आपके कॉलम और रो के इंटरसेक्शन का नाम है, यानी कि जहाँ आपके कॉलम और रो मिलती हैं तो वो उसका रेफरेंस बन जाता है, यानी कि इस सेल का रेफरेंस, इसको बोलते हैं सेल, इस सेल का रेफरेंस क्या होगा, B4। रेफरेंस से मुराद आपने इस वैल्यू को कहीं पर भी इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि B4 का इस्तेमाल करूँ, तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन और B4 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखते हैं कि वो वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पे ले आया। ठीक है, यहाँ पर मैंने अब सेल B4 नहीं लिखा, लेकिन सेल B4 से मुराद ये है कि सेल B4 की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। अब मैं जो ही यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली D2 सेल के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये थी शीट 1। इसी तरह शीट्स, आप फर्दर शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल शीट्स के नाम चेंज करने हो, इस शीट को मैंने कुछ और डाटा नाम देना हो तो मैं राइट क्लिक करके इसको रीनेम करके डाटा के नाम से दे सकता हूँ, या जो भी मैंने शीट का नाम देना है वो चेंज कर सकता हूँ। और फिर बुनियादी तौर पर इसके 3 देखें व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल व्यू है एक्सेल का, और मैंने इसको जूम इन भी किया हुआ है ताकि इसका सेल का साइज़ बड़ा हो जाए। इसी तरह इसका पेज लेआउट व्यू है, जिसमें आप पेज की सूरत में देख सकते हैं कि आपकी एक्सेल पेज वाइज किस तरह नज़र आएगी, प्रिंट के लिए ये काम आता है। और इसी तरह पेज ब्रेक व्यू भी देखा जा सकता है। जब आपके पास मल्टीपल पेजेस होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा डाटा कौन से पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पेज ब्रेक व्यू पे देखा जा सकता है। यही काम हम ऊपर मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं। ऊपर मेन्यू में जाकर आप व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यही जो डिफरेंट व्यूज़ हैं, नॉर्मल व्यूज़, पेज ब्रेक व्यूज़, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम नॉर्मल व्यू पे होते हैं तो हम अपना बुनियादी काम इसमें कर रहे होते हैं। ये था बुनियादी तारुफ एक्सेल का। अब हम आगे चलते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फाइल। ठीक है, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई ब्लैंक फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा कि जब आप एक्सेल का फ़ाइल ओपन करते हैं तो आपसे पूछता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यू में जब जाते हैं तो ब्लैंक वर्कशॉप की ऑप्शन आ रही होती है, ब्लैंक वर्कबुक की ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन होती है क्रिएटिंग फाइल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। ठीक है, एक्सेल के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट भी मौजूद होते हैं। कुछ टेम्पलेट देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप मोर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास बेशुमार टेम्पलेट्स यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके अंदर कैटेगरीज़ भी हैं। बिज़नेस के हवाले से बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद होंगे। इंटरनेट अगर आपका चल रहा होगा तो ये इंटरनेट से भी आपको टेम्पलेट दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रिसीट देनी है, इनवॉइस देनी है, कंपनी का बजट बनाना है, वीकली टाइम शीट बनानी है, बेसिक बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और बेशुमार जो यूज़ होने वाली शीट्स हैं वो बुनियादी तौर पर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, जो मुतलका शोबे के स्टूडेंट्स हैं वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक टेम्पलेट देख लेते हैं, सिंपल सा इनवॉइस का ही देख लेते हैं। अब इनवॉइस जो है वो बुनियादी सी चीज़ होती है। जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आपको इनवॉइस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टेम्पलेट की बुनियादी खुसूसियात बता देगा, और मैं क्रिएट करूँगा तो ये टेम्पलेट को मुझे मेरे सामने क्रिएट कर देगा। अब इस टेम्पलेट के अंदर आप देखें, आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कंपनी नेम देना देते हैं। कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं, कंपनी का लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी के इनवॉइस नंबर चेंज कर सकते हैं, जिसको आप बिल भेज रहे हैं वो उसको बिल डाल सकते हैं। यहाँ पे अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी आप चीज़ें बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर्विस फ़ी ले रहे हैं 200, या अब ये ऑटोमेटिकली नीचे उसने जो है वो सम कर देगा। ये न्यू क्लाइंट डिस्काउंट है। अगर मैं डिस्काउंट यहाँ पे देखें 50 के बजाय 60 करता हूँ तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर
करेंसी जो है वो डॉलर्स के अंदर आ रही है, तो मैं इस करेंसी को यहाँ पर जाके चेंज भी कर सकता हूँ। इस सेल को अगर सेलेक्ट करके यहाँ पर देखें नंबर्स के अंदर ऑप्शन आ रही है करेंसी की, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर मैं रुपीज़ का सिंबल भी डाल सकता हूँ। अब ये रुपीज़ के अंदर करेंसी शो होगी। अगर मैं अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूँगा फाइल पे जाके प्रिंट, तो आप देखेंगे कि एक प्रॉपर इनवॉइस ये बन चुकी है। इसके अंदर आप जो भी तब्दीली करना चाहते हैं उसको प्रिंट करेंगे तो आपकी एक बुनियादी सी इनवॉइस बन जाएगी। तो टेम्पलेट का ये फ़ायदा है कि आप टेम्पलेट्स बने बनाए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। इसी तरह आप टेम्पलेट्स बना भी सकते हैं। और अभी हम कोई एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम बुनियादी तौर पर कोई सेट रूल्स और टेम्पलेट के डाटा को देख लेते हैं कि डाटा फॉर्मेटिंग किस तरह होती है। मैंने एक ऑलरेडी शीट बनाई हुई है, उस शीट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इस शीट के अंदर मैंने बुनियादी तौर पर कुछ स्टूडेंट्स के नंबर नाम लिखे हैं 20 के करीब, इनको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और जो हमने शीट बनाई है यहाँ पर मैं विदाउट फॉर्मेटिंग उसकी वैल्यूज़ को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक मैं सिंपल अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग भी साथ कॉपी होती है। तो मैं इसको Ctrl+Z किया, वापस पेस्ट में यहाँ पर ऑप्शन आती है सिर्फ वैल्यूज़ के मुताबिक मैं पेस्ट कर रहा हूँ उसको। अब ये मेरे एक पास डाटा आ गया। ठीक है, ये डाटा 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है, सिटी है, एड्रेस है, इंग्लिश के मार्क्स हैं, उर्दू के मार्क्स हैं और कंप्यूटर के मार्क्स हैं। सबसे पहला काम मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर कर होम के टैब के अंदर ही यहाँ पर ऑप्शन आती है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल के अंदर आपके पास बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपके डाटा को टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ब्लू टेबल स्टाइल पे अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपके टेबल के जो हेडर्स हैं क्या वो मौजूद हैं इसके अंदर। तो अगर हम डाटा को देखें तो डाटा के अंदर हमारे जो हेडर्स हैं, बेसिकली ये जो कॉलम के नेम्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, एड्रेस, ये मौजूद हैं, इसलिए हम इसको टिक रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा डाटा एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आ गया है और एक टेबल बन चुका है। और ये ऊपर आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक नया टैब आ गया जिसका नाम है टेबल डिज़ाइन। आप फर्दर टेबल्स को जो है वो इसका टेबल का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल 1 बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है इसका नाम, इसका कलर चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शन हैं। टेबल की रोज़ आप देना चाहते हैं तो एट द एंड उसने टोटल का एक कॉलम बना दी है। ठीक है, वापस होम पे आते हैं। अब ये बुनियादी चीज़ें हैं। हम अब देखते हैं कि सेल्स को हाईलाइट किस वगैरह कर सकते हैं। अब बेसिक फॉर्मेटिंग इसने खुद अप्लाई कर दी है और आप एक क्लिक के ऊपर जो है वो, जिस तरह हमने अभी देखा टेबल डिज़ाइन के अंदर, इसको मल्टीपल कोई और डिज़ाइन देना चाहें तो आप एक क्लिक किए बगैर बल्कि देख सकते हैं कि आपका डाटा किस तरह नज़र आएगा। अभी हम इसको ही रहने देते हैं ब्लू वाले स्टाइल को। वापस हम होम पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर अभी बुनियादी डाटा है, सिर्फ ये टेक्स्ट नंबर का डाटा है, कुछ टेक्स्ट का डाटा है, कुछ टेक्स्ट का डाटा है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सेल के स्टाइल्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिटी वाला जो कॉलम है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस स्पेसिफिक सेल्स को मैं कोई ख़ास फॉर्मेट देना चाहता हूँ तो मैं इसका यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला एक फॉर्मेट है तो मैंने अब मेरे सिटी के अंदर तमाम जो है वो डिज़ाइन चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ सारों को, और नंबर्स के अंदर हम यहाँ पर जाकर देखते हैं फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बुनियादी फॉर्मेटिंग थी कि आपने एक ही फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई कर दी। अब नंबर्स क्योंकि चेंज हो रहे हैं, मुख्तलिफ किसी के ज़्यादा नंबर हैं, कम नंबर हैं,
तो इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप मुख्तलिफ हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वो तमाम नंबर्स हाईलाइट कर दिए जाएं जो कि 50 से ज़्यादा हों, ठीक है, उनको ग्रीन कर दिया जाए। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई है कि आपके डाटा के अंदर जहाँ पर भी 50 से ज़्यादा वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। इसको भी सब पे भी अप्लाई किया जा सकता है। मैं सब डाटा पे सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट ग्रेटर दैन 50, ठीक है। अब ये रेड हो गया क्योंकि हमने आगे चेंज नहीं किया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हाईलाइट करूँ वो तमाम नंबर्स जो कि 50 से ज़्यादा हों और वो ग्रीन कलर के हो जाए। अब ये डायनेमिक हो गया। अब आप किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल इसमें भी 54 में जैसे ही एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इसी फॉर्मेटिंग को फर्दर अगर मैं देखना चाहूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और भी रूल्स हैं। आप कोई ख़ास कंडीशन लगाना चाहते हैं कि 50 से लेकर 90 तक के बच्चे या कोई ख़ास नंबर जो हाईलाइट हो जाएं, कोई ख़ास टॉप देखना चाहते हैं कि टॉप 10 कौन कौन से नंबर्स हैं। डाटा बार्स की सूरत में आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाटा बार्स बना देता हूँ इसकी। अगर तो डाटा बार्स में देखें वो जितने नंबर हैं उस हिसाब से इसने उसके अंदर जो है वो ग्रेडिंग फिल कर दी है। इसमें और भी डिज़ाइन हैं बहुत सारे जो कि आप अपने डाटा को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर स्केल्स दे सकते हैं, अपने कलर स्केल्स को चेंज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन से कलर पे कौन सा रेट हो। आइकन सेट्स बना सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ। और आइकन सेट्स को आप फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके रूल्स, कुछ बुनियादी रूल्स बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर देता है। आप ख़ुद रूल्स बना सकते हैं। रूल से मुराद ये है कि आप कस्टम बताएं कि इतने से इतने नंबर हैं तो ये वाला आइकन नज़र आ जाए, इतने से इतने नंबर हैं तो ये वाला आइकन आ जाए। तो मुख्तलिफ आप रूल्स इसमें स्टार्स की सूरत में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसा ये स्टार्स आ गए तो ऑटोमेटिकली उसने जो कम और ज़्यादा के अतबार से, जहाँ पे फुल स्टार देखें सबसे ज़्यादा आ रहा है तो हाईलाइट स्टार कर दिया। तो ये आप चंद क्लिक्स के अंदर जो है वो अपने डाटा को खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। इस शीट को बंद कर देते हैं। ये शीट हमारी अब चल रही थी। अब इस शीट के अंदर हमने क्या किया, बुनियादी चीज़ों को फॉर्मेटिंग कर दी। टॉप बॉटम रूल्स भी हमने देख लिए कि इवन आप यहाँ पर क्लिक करके टॉप बॉटम भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि टॉप 10% मुझे जो है वो हाईलाइट कर दिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर मैं कहता हूँ मुझे टॉप 10% आइटम को आप रेड कर दें, ठीक है, या इवन रेड बॉर्डर लगा दें। तो अब ये 88 जो है वो टॉप 10% के अंदर आ रहा है, इसने इसको रेड बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने देख लिया कि डाटा बार्स के साथ लग सकते हैं, कलर स्केल्स को भी हमने देखा, आइकन सेट्स को भी देख लिया। और अगर हम ये तमाम चीज़ें रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसी को डाटा को सिलेक्ट कर कर यहाँ से रूल्स को क्लियर भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। अब ये तमाम सेल्स में से जो है वो रूल्स ख़त्म हो चुके हैं। कंट्रोल जी करूँगा या यहाँ पे क्लिक करूँगा जिसको अनडू बोलते हैं, तो वापस आपकी सेम पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप रूल्स को मैनेज भी कर सकते हैं फर्दर। जैसा मैंने बताया कि आप ख़ुद कोई नया रूल बनाना चाहते हैं, आप न्यू रूल्स बना सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपने जो भी स्केल देने हैं, 3 स्केल्स का कोई रूल बनाना है। अब ये 3 स्केल का रूल, 3 कलर स्केल रूल का मतलब है ये 3 कलर्स हैं। अब आपने इन कलर्स की बैकग्राउंड में वैल्यूज़ बतानी है कि ये कलर कब अप्लाई होगा, जब लोएस्ट वैल्यू ये हो, ठीक है, जब नंबर जो है वो ख़ास हो, कोई परसेंटेज आपने बतानी है, ठीक है, कुछ कंडीशन बतानी है। तो आप उसके मुताबिक जो है वो इसी तरह डाटा बार्स को अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह आइकन सेट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइकन सेट्स के अंदर ये रेंज दे सकते हैं कि अगर वैल्यू आपकी 67 या 33 के दरमियान में है तो ये वाला आइकन आ जाए, या मुख्तलिफ जो भी आप आइकन शो करना चाहते हैं। उसके बाद आता है सेल स्टाइल्स। अभी तक हमने पूरे कॉलम के स्टाइल देखे थे, ये वाला सेल स्टाइल हमने अप्लाई किया था। इसी तरह नेम के अंदर हम कोई सेल स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो नेम्स के अंदर हम सेल स्टाइल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं।
हेडिंग टू, ये डिज़ाइंस हैं बेसिकली। आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस जो है वो इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ये वाला अप्लाई कर देते हैं तो हमारे नेम्स के अंदर जो है वो ये वाला सेल स्टाइल अप्लाई हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि रिमूव सेल स्टाइल फ्रॉम डॉक्यूमेंट। अगर आप इसी सेल स्टाइल को रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर फॉर्मेटिंग को ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ये इरेजर का ऑप्शन आ रहा होगा। अब हमने सिलेक्टेड सेल में से हमने कहा कि क्लियर कंटेंट करेंगे तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब है कि जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो इसमें से डिलीट हो जाए। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? एक ये इरेजर है, ये क्लियर कर सकता है आपके डाटा को भी, आपके फॉर्मेट्स को भी। ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आप डाटा को डिलीट करना चाह रहे हैं या फॉर्मेटिंग को डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरी ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या करता है? फॉर्मेट को कॉपी करता है। एक तो ये है ना कि मैं यहाँ से इस कामरान के वर्ड को मैंने Ctrl+C किया, या मैं यहाँ पर क्लिक करके कॉपी को क्लिक किया और मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करता हूँ तो ये डाटा मेरा कॉपी हो गया। ठीक है, विथ फॉर्मेट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कामरान के ऊपर फॉर्मेटिंग ये वाली अप्लाई हो जाए। ठीक, तो बजाय इसके कि मैं इसको दोबारा वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ या ढूंढूँ कि इस पर क्या फॉर्मेट लगा था, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये पेंट ब्रश का ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या कर रहा है? इस डाटा को कॉपी नहीं कर रहा, इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लिया इसने। अब देखा आइकन चेंज हो गया। अब मैं ये वाला आइकन जाके जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा तो वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट जो है वो इसके ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग और कंटेंट में फ़र्क है। ठीक है, कंटेंट से मुराद आपका एक्चुअल कंटेंट है और फॉर्मेट पेंटर से मुराद आपकी फॉर्मेटिंग है। कलर आपका जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है उसका साइज़ चेंज किया हुआ है या उसके ऊपर कोई स्पेशल कंडीशन अप्लाई की हुई है तो वो आप उसके मुताबिक उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये फॉर्मेट पेंटर। अभी हम इसको Ctrl+G करके डाटा को वापस अपनी सूरत हाल पे ले आ जाते हैं। थीम्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड थीम, चेंज कलर थीम, थीम के फॉन्ट हो सकते हैं। इसी तरह जिस तरह वर्ड्स की थीम होती हैं इसी तरह एक्सेल के अंदर भी जो है वो बुनियादी तौर पर आपके टेम्पलेट्स की थीम भी हो सकती हैं। अब आप पेज लेआउट पे अगर आते हैं तो आपके पास यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। कुछ बुनियादी स्टैंडर्ड थीम्स हैं कि आप एक ही क्लिक के ऊपर देखें आपकी थीम्स जो है वो चेंज होती जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये थीम लगा देता हूँ, बेसिस वाली थीम। अब ये थीम के मुताबिक देखें आपका जो फॉन्ट है वो सारा चेंज हो गया है। इसी तरह कुछ मैनुअली आप अगर चेंज करना चाहते हैं, उसके कलर्स कौन सी स्कीम रखना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। उसके फ़ॉन्ट्स खुद चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। या इफ़ेक्ट्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो इफ़ेक्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसके अंदर ये कस्टमाइजेशन है। थीम बुनियादी तौर पर आपकी लुक है, जो आपके डाटा की लुक नज़र आ रही है, उसका फ़ॉन्ट जो स्टाइल नज़र आ रहा है, तो ये इसके ऊपर चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन के मौजूद के ऊपर। अब टेक्स्ट रैपिंग कहाँ पर इस्तेमाल होती है? टेक्स्ट रैपिंग बुनियादी तौर पर अब यहाँ पर हमारा एक कॉलम है एड्रेस का। एड्रेस चूँकि लेंथ में बड़ा है और आपका कॉलम का साइज़ जो है वो विड्थ जो है वो छोटी है। ठीक है, एक तरीका है कि आप मैनुअली इसको यहाँ कॉर्नर से पकड़कर जब ये वाला आइकन आता है तो आप इसका विड्थ को बड़ा करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका कॉलम की विड्थ जो है वो स्टैंडर्ड रहे, यानी कि सबकी एक रहे, लेकिन आपका डाटा अगर ज़्यादा है तो वो मल्टी लाइन में चला जाए, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है टेक्स्ट रैपिंग की। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग जो है वो बुनियादी तौर पर आपने जब आप कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ आपने और होम के टैब के अंदर आपके पास टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मौजूद आएगा अलाइनमेंट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस सेल को सिलेक्ट किया,
अलाइनमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, ये जो छोटा सा आइकन आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आ रहा है रैप टेक्स्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइनमेंट का टैब खुल जाता है फॉर्मेट सेल के अंदर। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अलाइनमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट का टैब खुल जाएगा और यहाँ पर रैप टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं रैप टेक्स्ट करके ओके करूँगा तो आप देखते हैं कि मैंने सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करके किया, तो उसने क्या किया, इसके अंदर जो भी कंटेंट था वो सब विजिबल हो गया और वो उसके मुताबिक उसकी हाइट चेंज हो गई है। यही काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाके अगर आप जाते हैं और फॉर्मेट सेल के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऊपर जाएंगे, तब भी आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं सब को सिलेक्ट कर या कॉलम को पूरे सिलेक्ट कर अलाइनमेंट के इस आइकन पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट करूँगा, तो आप देखते हैं कि तमाम डाटा जो है वो विजिबल हो गया, लेकिन उसकी लुक इतनी बेहतर नहीं आ रही। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल जी करके वापस स्मॉल ले आते हैं और हम इसकी विड्थ को यहाँ पे रख के डबल क्लिक करते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है अगर आपका एड्रेस के लेंथ सेम है। लेकिन ये मसला तब आ सकता है जब आपका एड्रेस जो है वो मुख्तलिफ लेंथ का होगा, तो वो आप अगर बहुत ज़्यादा कोई लेंथी एड्रेस है तो वो आपका शीट बहुत ज़्यादा, यानी कि उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास डाटा आ गया बुनियादी, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं और हमने उसकी खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग कर दी है। अभी हमने इस पर कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं की, जो कि हम आगे अब देखेंगे हम इसके अंदर कैलकुलेशन के सिस्टम की अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं या डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मर्ज सेल्स कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ये कामरान और अली जो है ये इन दोनों का डिफरेंट एड्रेस आ रहा है, तो हम इसको एक करना चाहते हैं, तो हम इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट कर फॉर्मेट सेल्स में जाकर यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन आता है, उसको मर्ज कर सकते हैं। अभी ये इनेबल नहीं आ रहा क्योंकि ये टेबल की फॉर्म में बना हुआ है। ये नॉर्मली आपका डाटा, फॉर एग्जांपल हम अलहदा तौर पर हम यहाँ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी। ठीक है, ये दो कॉलम थे, यहाँ पे हमने दोबारा लिख देते हैं कामरान एंड अली। अब हम इन दोनों को एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इसको सेलेक्ट किया हमने, ये ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाती है ऊपर आपके शॉर्टकट की के अंदर भी, अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पे देखें आ रहा है ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे अगर, तो आपका ये डाटा एक हो जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा जिसके ऊपर जो है वो आप इसमें बना सकते हैं। अब कामरान और अली दो मुख्तलिफ सेल्स हैं, लेकिन इनके सामने जो है वो एक ही कॉमन सेल आ गया। ठीक है, अब जो भी एड्रेस यहाँ पे आएगा कॉमन एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे इनका जो भी। तो कभी कभी हमें इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। और अब आप इस डाटा को फॉर एग्जांपल मिडल में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहे हैं मिडल अलाइन, टॉप अलाइन। ठीक है, मिडल में करना चाहते हैं तो मिडल में इसके मुताबिक हो जाएगा। इस वाले में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये टेबल बन चुका है और टेबल का ये हर रो का एक रिकॉर्ड है बेसिकली। अगर आप मर्जिंग वगैरह करते हैं तो ये कैलकुलेशन वगैरह फिर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड डाटा है, रिकॉर्ड है, तो उसमें मर्जिंग और इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। इसी तरह स्पेलिंग का, जिस तरह F7 से भी चेक किया जा सकता है स्पेलिंग, उसके अलावा आप ने जिस तरह हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में डाल दिया, तो यहाँ पे भी आप स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो अभी उसने कहा कि आपकी स्पेलिंग सारी चेक हुई हुई हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने इस्लामाबादी कर दिया तो उसने उसको मुझे डिटेक्ट कर दिया कि ये आपने गलत लिखा हुआ है, तो इसको ठीक करना है आपने अगर, तो मैं कहूँगा कि चेंज कर दें इसको। अब उसने मेरी स्पेलिंग को दुरुस्त कर दिया। ठीक है, ये आपकी डिक्शनरी के अंदर कुछ वर्ड्स अगर ऐड होते हैं, जो मैंने ऐड किए हुए हैं कुछ, तो आप अपनी स्पेलिंग चेक भी F7 से कर सकते हैं। या अगर आपने यहाँ पे शॉर्टकट की स्पेलिंग वाला ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर भी ऑप्शन ये क्विक एक्सेस टूल बार में आ रहा होगा, जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रिंट की तरफ कि आपने इसी डाटा को प्रिंट करना होगा, तो उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मार्जिन देखना है अपने पेज का, साइज़, ओरिएंटेशन क्या चीज़ होती है, प्रिंट एरिया क्या होता है। ठीक है,
पेज ब्रेक क्या होता है, इसी तरह पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है। इसको देखने के लिए फॉर एग्जांपल हमने ये जो डाटा प्रिपेयर किया था, इसी डाटा को फॉर एग्जांपल हम पेज लेआउट में चले जाते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर सारा पेज सेटअप का एक ऑप्शन है जिसके अंदर तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेज के मार्जिन्स का मतलब होता है कि आपके पेपर के हर हिस्से पे प्रिंट नहीं होता ना, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए मार्जिन उसका सेट हुआ हुआ है कि टॉप पे 1.9 सेंटीमीटर चीज़ छोड़नी है, जगह छोड़नी है बेसिकली। तो अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो आप उसके मुताबिक अपना मार्जिन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, या कस्टम आप खुद मेंशन कर सकते हैं कि टॉप से कितना सेंटीमीटर जो है वो कटे। ठीक है, इसको आप कम या ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओरिएंटेशन क्या होती है कि पेज को अपने पोर्ट्रेट यानी कि सीधे इसमें प्रिंट करना है या लैंडस्केप में करना है। अगर आप डाटा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा जा रहा है तो आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं। पेज का साइज़ नॉर्मली A4 होता है। अगर लीगल पेपर है, लेटर का पेपर है, कोई और साइज़ का पेपर है तो आप उसके मुताबिक, या एनवेलप के ऊपर प्रिंट करें तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। प्रिंट एरिया बेसिकली आप सेट कर सकते हैं कि प्रिंट एरिया सिर्फ ख़ास एरिया हो जो कि प्रिंट हो, बाकी चीज़ें प्रिंट ना हो। ब्रेक से मुराद क्या है कि आपने कौन सा डाटा जो है वो अगले पेज पे लेके जाना है। ठीक है, अगर ये डाटा हमारा कम है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो है वो आगे पेज ब्रेक शुरू हो जाए तो आप इंसर्ट ब्रेक कर देंगे यहाँ पर कि यहाँ से डाटा ये पहले पेज पे प्रिंट हो, उसके बाद जो है वो अगले पेज पे प्रिंट हो। बैकग्राउंड कुछ प्रिंट करना चाहते हो, टाइटल्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइटल से मुराद ये होता है कि आप, अगर मैं इसी डाटा को, अब मैं प्रिंट प्रीव्यू अगर देखता हूँ इसका कंट्रोल P करके, तो अभी ये डाटा मेरा एक ही शीट के ऊपर शो हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको ओरिएंटेशन इसकी अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देता हूँ, तो अभी भी मेरा डाटा असल में कम है। अगर ये डाटा ज़्यादा कर देते हैं हम, बहुत ज़्यादा, और इसी एग्जांपल हम लेते हैं कि इसको हम स्क्रॉल डाउन करके इसको हम ये डिलीट कर देते हैं। ये जो हमने इसकी मर्जिंग ख़त्म करते हैं, ये हम डिलीट कर देते हैं और अपने डाटा को नीचे तक ले जाते हैं। अब मैं अगर प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए मेरा डाटा 2 पेजेस पे आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले पेज के ऊपर जो हेडिंग्स आ रही हैं, सीरियल नंबर, नेम, वो चीज़ें अगले पेज पे नहीं आ रही। इसको बोलते हैं प्रिंट टाइटल्स। इस काम को करने के लिए अगर आप पेज लेआउट पे अगर आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स के बाद मैं यहाँ पर ऑप्शन दे सकता हूँ कि रोज़ टू रिपीट एट टॉप, कि आप कुछ रोज़ को रिपीट करना चाहते हैं। यानी कि मैं इसको क्लिक किया और मैंने कहा कि ये वाली रो, उसने खुद सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे वापस मैं आऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रिंट रोज़ टू रिपीट, इस पर क्लिक किया, उसने सेलेक्ट कर दिया नंबर 1 रो जो है वो रिपीट होगी। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू या ओके करता हूँ जो सेव हो जाएगा। अब प्रीव्यू के अंदर आप देखें कि आपके पास ये जो हेडिंग आ रही है, जो पहले पेज पे तो पहले भी आ रही थी, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो अब वो हेडिंग नेक्स्ट पेज पे भी आ रही है। अब अगर अब यहाँ पे डाटा आ जाएगा आपका, तो हेडिंग हर पेज के ऊपर, चाहे वो 100 पेजेस हों, वो हर पेज के ऊपर वो डाटा रिपीट हो जाएगा। तो ये प्रिंटिंग का मैकेनिज़्म है जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 5 यानी कि वर्किंग विद फार्मूलाज और फंक्शंस। अब इसी शीट के अंदर हम देखेंगे कि आप बुनियादी तौर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एक्सपोनेंट्स के फार्मूलाज वगैरह किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसी शीट के अंदर मैं चाहता हूं कि एक कॉलम बनाया जाए जिसका नाम होगा ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स से मुराद क्या होगा कि ये हर स्टूडेंट के जो इंग्लिश, उर्दू और कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो इसके अंदर सेव हो जाएं। तो मैंने सम करना है, तो मैं सम के लिए जो है वो, जैसा मैंने शुरू में बताया था, फार्मूला हमेशा किससे शुरू होता है, इक्वल के साइन से। इसमें जो बुनियादी फंक्शन है वो सम का है, सम करना है मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये देखें मुझे नीचे साथ साथ हेल्प कर रहा है कि सम के बाद नंबर 1, नंबर 2 आप उसका रेफरेंस देंगे। किसका देंगे रेफरेंस? सेल का रेफरेंस। यानी कि ये जो इंग्लिश है ये किस कॉलम के अंदर है? E2 के अंदर। तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ E2,
F2 कोमा G2, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया। अब टेबल होने की सूरत में या जो फॉर्मेटेड टेबल होने की सूरत में उसने ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई कर दिया। अब देखें इतने सब के जो है वो ऑब्टेन मार्क्स जो है वो सम कर दिए। ये नंबर 1 तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि आप रेंज भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम थे तो हमने मैनुअली मेंशन कर दिए। रेंज से मुराद ये होता है कि आप पहला और आखिरी सिर्फ मेंशन करते हैं और बीच में कॉलन का साइन लगा देते हैं। अब ये रेंज शुरू हो गई है, यानी E2 से लेकर G2 तक। अब मैं एंटर करता हूँ तो तब भी वो सम कर सकता है। इसी सम को मैं नीचे भी लेके जा सकता हूँ ऑटोमेटिकली, देखें नीचे भी अप्लाई हो गया वही चीज़। इसी तरह सम के फंक्शन के बगैर भी मैं काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि E2 प्लस F2 प्लस G2, ठीक है। अब यही फार्मूला देखें सब पे अप्लाई हो गया, और ये फार्मूला इंटेलिजेंटली उसने हर रो पे अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मैं अगर सेकंड रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें 3 के साथ हो गया, यहाँ पर 4 के साथ हो गया। अभी हम फंक्शंस के थ्रू ही करते हैं। हम कहते हैं सम E2 से लेकर G2, तो ये हमारा सम आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर कितने हैं, ठीक है। इस तरह आप वर्टिकली देखना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। उसका तरीका क्या होगा, अभी हम इन कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं बीच में से। ये हमने प्रिंट प्रीव्यू के लिए देखे थे, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो वापस इस पर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो ऑब्टेन का मार्क्स था हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट नंबर कौन से हैं। तो हाईएस्ट के लिए फार्मूला है मैक्सिमम का, कि हाईएस्ट नंबर, ठीक है। मैं कहूँगा MAX मैक्सिमम, और कहाँ से मैक्सिमम देखने मैंने ये ऑब्टेन वाला जो कॉलम है, ये कॉलम है H, ठीक है। ये शुरू हो रहा है H2 से, तो मैं कहता हूँ मुझे H2 से लेकर H21 इस रेंज के दरमियान जो भी मैक्सिमम नंबर है वो मुझे बता दें। तो इसने बता दिया कि जो मैक्सिमम नंबर है वो है 264। ये हम देख सकते हैं कि 7 नंबर रो पे 264 हाईएस्ट नंबर है। इसी तरह अगर हमने मिनिमम देखना है तो हम MIN करके सेम रेंज के साथ एंटर करेंगे, तो जो मिनिमम नंबर है वो 99 है। ये कुछ बुनियादी फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर भी अगर जाते हैं तो ये देखें मैक्सिमम एवरेज देखना चाहते हैं। यहीं पर मैं अगर एवरेज करता हूँ, इक्वल का साइन, एवरेज कंप्लीट लिखना पड़ता है जिसका सम और मैक्स मिन शॉर्ट फॉर्म में। एवरेज में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एवरेज मुझे जो है वो H2 से लेकर H21 की मुझे एवरेज बता दें। तो एवरेज जो है बन रही है 142 एवरेज है। इसी तरह मैं ये एवरेज जो है वो यहाँ पर भी लेके जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट वाइज एवरेज मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। इस एवरेज को मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एवरेज, और इस तरह मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ कि इन तीनों की एवरेज बताएं मुझे, ये जो इंग्लिश, उर्दू और कंप्यूटर है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह करके करते हैं, क्योंकि ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल का नाम है टेबल 1 इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर, उसने खुद देखें यहाँ पर भी लिख दिया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एवरेज आ गई है, हर स्टूडेंट की एवरेज आ गई है कि उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं इन ईच सब्जेक्ट। इसी तरह जो परसेंटेज वैसे निकालते हैं, परसेंटेज का वैसे हम फार्मूला क्या लगाते हैं कि इक्वल का साइन, जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स। फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट हैं 300 से, और इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि यहाँ पर हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज की सूरत में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। एवरेज और परसेंटेज एक ही बात है, तो इसने उसको परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास दिखा दिया कि हर स्टूडेंट की कितनी कितनी परसेंटेज है। यही काम आप डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की सूरत में, फॉर एग्जांपल एक कॉलम में वैल्यू 55 आ रही है, एक में जो है वो कोई बड़ी वैल्यू आ रही है। अब आपने यहाँ पर जो है वो तीसरी जगह पे इन तीनों का डिवीज़न दिखानी है, तो आप इसको सिलेक्ट किया आपने, डिवाइड का साइन जो है वो यहाँ पर
स्लैश को बोलते हैं डिवाइड, और आपने कहा कि E25 को F25 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर ये डिवीजन की वैल्यू आपको, ठीक हो गया। माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने टेबल लिखना है 2 का, और 1 2 3, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके ये देखें लेके जाता हूँ 10 तक, और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल D करता हूँ, तो कंट्रोल D से क्या होता है, डाउन, वो तमाम चीज़ें कॉपी हो जाती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई स्टैटिक से रिप्रेजेंट होता है, और मैं कहता हूँ इससे मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दें। अब मैं इसको अगर ड्रैग डाउन करूँगा तो ये 2 का टेबल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब ये डायनेमिक है, यहाँ पे मैं अगर 5 करता हूँ, 6 करता हूँ, तो ये 6 का टेबल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं इसको 99 करता हूँ तो ये 99 का टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये हमने सिंपल क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो बेसिक फंक्शनैलिटी आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज, या एक्सपोनेंट्स की बात होती है तो एक्सपोनेंट्स जो होता है, पावर होता है बेसिकली, वो इस साइन से होता है, ठीक हो गया। मैथ्स के अंदर जो पावर होती है बेसिकली एक्सपोनेंट्स, याद रखें कि कंप्यूटर के अंदर ये जो साइन होता है आपके कीबोर्ड के अंदर 6 शिफ्ट 6 दबाएंगे, 3 रेज़ टू पावर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 रेज़ टू पावर 2 9, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन भी इस तरह इसमें काम कर सकते हैं। ये हमने देख लिया सम, एवरेज, इफ़ कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं हम, काउंट का देख लेते हैं, ठीक है। काउंट बुनियादी तौर पे क्या करता है, सब को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये इंग्लिश के नंबर को काउंट कर दें, काउंट से मुराद क्या होगा, टोटल ले आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही है, क्योंकि हमने सम टोटल का किया था। ये काउंट पे क्लिक करते हैं तो इसने मुझे बता दिया 20 स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ काउंट ना करूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे सम दिखा दे, तो ये सम दिखा रहा है मुझे उर्दू के नंबर्स का, ठीक है। ये काउंट दिखा रहा है और ये सम दिखा रहा है, ये भी सम बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। एवरेज दिखा सकते हैं, फिर यहाँ पे कहता हूँ मुझे एवरेज दिखा दे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की एवरेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे फर्दर ये भी एवरेज लगी हुई है। तो ये मल्टीपल फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ग्रेड का एक बनाते हैं, इफ़ वाला कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इन्हीं स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ग्रेड असाइन कर दी जाएँ यूजिंग इफ़ फार्मूला, ठीक है। इफ़ फार्मूला बेसिकली क्या करता है, मैं इक्वल के साइन पे जाता हूँ, इफ़ लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, तो ये मुझे हेल्प दे रहा है कि इफ़ के अंदर आपने लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना है, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। पहले हम सिंपल इफ़ कंडीशन कर लेते हैं। सिंपल इफ़ कंडीशन में क्या होगा, अब हम किस वैल्यू की बेस पे ग्रेड देना चाह रहे हैं, उसकी परसेंटेज या एवरेज की बेसिस पे, ठीक है। हम एवरेज को ले लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में 0 पॉइंट वैल्यू असल में आ रही है। तो एवरेज कौन से कॉलम के अंदर है, आई के अंदर है। हम कहते हैं कि अगर I2 बड़ा हो 80 से, ठीक है, ये हमारा कंडीशन आ गई कि I2 अगर बड़ा हो 80 से, तो क्या कर दिया जाए, तो A+ लिख दिया जाए, ठीक है। फिर कोमा, अगर 80 से बड़ा ना हो तो फिर क्या करें, फिलहाल हम कहते हैं कुछ भी ना लिखें, ठीक है, सिर्फ अभी A+ वाले हम करें, और ब्रैकेट क्लोज। ये एक कंडीशन है, सिंपल हमने कंडीशन लगाई, एंटर किया। तो जिन स्टूडेंट्स का 80 से ज़्यादा नंबर है, 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका A+ ग्रेड आ गया, बाकियों का डैश आ गया। अब इसी को हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये डैश की जगह जो है हम एक और इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। हम कहते हैं इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, हम कहते हैं I2 अगर जो है वो 70 से बड़ा हो तो क्या करें, A ग्रेड लगा दें, कोमा, फिर हम इफ़ लगा देते हैं। हम कहते हैं इफ़ I2 जो है वो अगर 60 से बड़ा हो तो क्या आ जाए, B ग्रेड आ जाए। इसी तरह दोबारा इफ़ लगा देते हैं। हम कहते हैं इफ़
I2 इज़ ग्रेटर दैन 40, अगर 40 से ज़्यादा हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए, सी ग्रेड आ जाए, और बाकी तमाम सूरतों के अंदर यानी कि 40 से कम हो तो फेल लिखा हुआ आ जाए। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपने स्ट्रक्चर को देखें, गौर से देखें कि हमने किस तरह कंडीशंस, फिर ट्रू है तो ए, हर फॉल्स के अंदर हमने एक और इफ़ लिख दी है, इसके ट्रू में हमने ए लिख दिया, फिर इसके फॉल्स के अंदर ये वाली कंडीशन डाल दी, और आखिर में आपने तमाम ब्रैकेट्स को क्लोज़ करना है। यानी कि वो देखें हेल्प भी कर रहा है, ग्रीन ब्रैकेट क्लोज़ हो रही है, इसके बाद में एक और ब्रैकेट दबाऊँगा तो उसने कहा पर्पल, उसने कहा रेड एंड नाउ ब्लैक। ठीक है, जितने मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए थे सब मैंने क्लोज़ किए और एंटर किया। अब आप देखते हैं कि उसने ग्रेड जो है वो सी, फेल, सी, ए प्लस, उसके मुताबिक जो है वो सब ग्रेड्स दे दिए। अब जो जो फेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं नंबर अगर बढ़ाता हूँ किसी के, तो ये देखें मेरे सी ग्रेड आ गया फेल के बजाय, इसके मैं 90 कर देता हूँ तो ये ए ग्रेड बन गया। ठीक हो गया, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ ग्रेड जिसमें अप्लाई हो चुके हैं। और हमने कौन सी कंडीशन इस्तेमाल की है, इफ़ कंडीशन इस्तेमाल की है। और इसी तरह इफ़ के अंदर जो है वो आप जिस तरह यहाँ पर आ रहे हैं मल्टीपल कंडीशंस भी डाल सकते हैं, एंड और नॉट वगैरह भी कर सकते हैं। ये नेस्टेड इफ़ थी हमारी, मतलब कि इफ़ के अंदर एक और इफ़ थी। एंड से मुराद क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और वैसी एक इफ़ कंडीशन डालते हैं, और यहाँ पे हम एंड साइन से मुराद ये है कि एंड का मतलब है दो चीज़ें। हम कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें अगर ट्रू हो जाएं, क्या क्या चीज़ें ट्रू हो जाएं, हम कहते हैं कि अगर I2 जो है वो ग्रेटर देन 80 हो, और जो कंप्यूटर के नंबर हैं G2 जो है वो भी 50 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करो, गुड इन कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब अपने फॉल्स के अंदर जो है वो कुछ भी लिख देते हैं, हम कहते हैं कोई भी, हमने वैसे फॉल्स आ गया, हम इसकी जगह डैश डाल देते हैं। ठीक है, अब देखें इस वाले ये जो हमने बनाया स्पेशल कॉलम, इसके अंदर हमने दो कंडीशंस डाली। अब हमें देखें दो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट लिखा रहा है गुड इन कंप्यूटर। इससे मुराद क्या है कि उनके दो कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, उनके जो ओवरऑल ग्रेड है वो भी 80% से ज़्यादा है, और कंप्यूटर के अंदर जो है 50 नंबरों से ज़्यादा नंबर हैं, तो उसमें लिखा आ रहा है कि गुड इन कंप्यूटर। ठीक है, अब इसका कंप्यूटर में 50 से ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल जो है वो 80% से नहीं है, तो ये दो मल्टीपल कंडीशंस भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एंड से मुराद है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही ये वाला लेटर जो है लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये हमने एडिशनल वैसी एक इसमें ऐड कर दिया, तो हम इसके मुताबिक जो है इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट नंबर्स, ठीक है, ये हमने देख लिया अभी। वर्कशीट ऑडिटिंग, ऑटोफिल भी हमने देख लिया था। ऑटोफिल से मुराद क्या था, जब हमने किसी भी वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, अब नीचे लेके आना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे तो लेकिन ऊपर से वैल्यू नीचे आ जाती है। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है फिल की, डाउन यानी कि ऊपर से नीचे को डाटा को ले आए। ठीक है, लाइट लेफ़्ट भी हो सकता है। ये बुनियादी काम है, फंक्शन है जिसकी वजह से आप अपने काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह वर्कशीट ऑडिटिंग के अंदर हम देखते हैं कि डाटा को आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसकी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शीट को प्रोटेक्ट से मुराद है कि आप कोई पासवर्ड लगा सकते हैं कि शीट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है या शीट के अंदर आप डिलीट नहीं करना देते, किसी कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं। ठीक है, पासवर्ड रखने के बाद आप जो है वो इंसर्ट रोज़ नहीं करवाना चाहते, तो ये फर्दर अगर आप जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं अपनी शीट के अंदर तो आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ एडवांस फीचर्स। एडवांस फीचर्स में आपके पास डाटा इंपोर्ट भी किया जा सकता है और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली बुनियादी तौर पर यहाँ पर अगर आप डाटा में आएंगे तो अगर आपके पास डाटा नोटपैड फाइल के अंदर पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से जो है वो फ्रॉम फाइल टेक्स्ट CSV, नॉर्मली कोमा सेपरेटेड फाइल्स मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से आती हैं, उनको इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उस फाइल के अंदर अगर डाटा कोमा सेपरेटेड है
तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने डाटा खुद यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल इस डाटा के अंदर मैं एक नोटपैड शीट बना देता हूँ, और नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम लगा देता हूँ, कोड एंड प्रोग्राम। अब ये नोटपैड के ऊपर लिखा हुआ है मेरा कोड, ये है प्रोग्राम मैट्रिक 12 इंटर 13 BA 14 मास्टर्स। ठीक है, ये छोटी सी मैंने एक फ़ाइल बनाई, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मैंने लिखा data.csv। CSV क्यों लिखा कि कोमा सेपरेटेड फाइल है। ठीक है, अब इस फाइल को मैं इसमें इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो गेट फाइल में जाऊँगा, फ्रॉम फाइल टेक्स्ट फाइल है ये, और इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा तो ये प्रीव्यू करके मुझे बता रही है कि ये 2 कॉलम्स हैं इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट उसने कोमा डिटेक्ट किया। अगर आपका फ़ाइल में डाटा किसी और चीज़ से कॉलन से शेयर्ड है, अगर मैं कॉलन करूँ तो यहाँ पे देखें वो एक ही कॉलम में दोनों डाटा को लेके आ रहा है। कोमा करूँ तो वो उसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर यूनिकोड भी हो सकता है। कोई उर्दू का डाटा है तो आप उसको यूनिकोड कर दें। ठीक है, कोमा कर सकते हैं, टैब सेपरेटेड हो सकता है, और आप उसको यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे तो लोड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, यानी कि डाटा को टाइप अगर कोई चेंज करनी है आपने तो वो आप ट्रांसफॉर्म डाटा के जरिए से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डाटा आपका यहाँ पे दुरुस्त हो रहा है तो आप इसको लोड करेंगे तो ये डाटा आपका यहाँ पर देखें लोड हो गया। ठीक है, इसका नाम देखें टेबल का क्या आ गया, टेबल डाटा। इसका मैं नाम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम डाटा दे देता हूँ। इसी प्रोग्राम डाटा को मैं अपनी शीट के अंदर यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, और वो फार्मूला हमारा है वी लुकअप का। ठीक है, अब ये जो शीट बनाई हमने इंपोर्ट की, जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक कोडिंग है और एक प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड कर दूँ, 2 कॉलम इनफैक्ट ऐड कर दूँ। एक कॉलम का नाम होगा आईडी और यहाँ पर प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी आईडी डालूँ उसके मुताबिक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, बाकी हमारे कॉलम्स फिल हो गए हैं, इसको यहाँ पे रिमार्क्स कर लेते हैं। अब ये जो फंक्शनैलिटी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो शीट है ये कोडिंग शीट है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम खुद लिखूँ, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे आईडीज़ लिखूँ तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाए। तो उस सूरत में वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा, वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर 3 चीज़ें, पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जो आईडी लिखने। ठीक है, तो ये कौन सा कॉलम है, C2। मैं कहता हूँ C2 कॉमा। अब वो कहता है ये जो वैल्यू है कहाँ पे सर्च की जाए, तो वो कहाँ सर्च करेंगे, जो हमने डाटा बनाया है उसका हमने नाम क्या दिया था, प्रोग्राम डाटा के नाम से। ठीक है, हम यहाँ PRO लिखेंगे तो प्रोग्राम डाटा के नाम से हमारे पास ये शीट आ गई है, या डाटा जो नेम हमने बनाया था प्रोग्राम डाटा। अब इसी प्रोग्राम डाटा का 2 कॉलम है, एक है कॉलम 1 और एक है कॉलम 2। मैं कहता हूँ कि इसका कॉलम 2 जो है वो प्रिंट हो जाए, यानी कि जो कॉलम 1 के अंदर तो आईडी है, कॉलम 2 के अंदर उसका नेम है, तो नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाए, और वो क्या चीज़ करे, एग्जैक्ट मैच हो, यानी कि जो भी मैं आईडी लिखूँगा मैं वो एग्जैक्ट मैच हो। तो यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा, इसको मैं क्लोज़ करूँगा और एंटर कर दूँगा। अब ये कहें सब में जो है वो नॉट एप्लीकेबल आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडीज़ नहीं लिखी। अब जो ही मैं यहाँ पे आईडीज़ डालूँगा, 11 लिखी तो ऑटोमेटिकली देखें आगे मैट्रिक लिखा हुआ आ गया, 12 11 12 13 14 11 13। 1 की आईडी नहीं थी तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, 12 14 12 13 12 13 11 11 14 14 13 13। ठीक हो गया, ये था वी लुकअप, जिसके ज़रिए से हमारा बस डाटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर शो हो गया। और इसी डाटा को ये हमने इंपोर्ट करके यूज़ किया। इसी डाटा को एक्सपोर्ट करना होगा, इस फाइल को हम फ़िलहाल सेव कर देते हैं।
और इसी डाटा को किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना होगा तो फाइल में जाके हम एक्सपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे यूजुअली पीडीएफ बन जाती है, अब इसी की पीडीएफ बनानी हो तो हम पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें क्रिएट पीडीएफ में जाके तो अब इसकी ये पीडीएफ सेव हो चुकी होगी। ठीक है, ये देखें ये इसकी पीडीएफ जो है वो स्टोर हो गई है। इसी तरह एक्सपोर्ट में सेव एज़ में भी आ सकते हैं। सेव एज़ के ज़रिए से अगर आपने किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, CSV में सेव करना है, टेक्स्ट फाइल में सेव करना है, ठीक है, तो आप यहाँ सर जो है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पुराने वर्जन में सेव करना है तो ये भी एक्सपोर्ट कहलाता है। डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने फाइल को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू कॉलम और हाइपर टेक्स्ट लिंक, इसको देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू कॉलम, फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है इसी तरह सूरत के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 12 कोट कोमा इंटर 13 कोमा BA और 14 कोमा मास्टर्स। ठीक है, अब ये एक ही कॉलम के अंदर आपके पास दो डाटा पड़े हुए हैं सेपरेटेड बाय कोमा। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि इनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा में आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आती है टेक्स्ट टू कॉलम कि हम इस टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब वो कॉलम किस बुनियाद पे हम करना चाहते हैं, हम कहते हैं डीलिमिटेड हो, यानी कि वो किसी चीज़ से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, फिक्स तो नहीं है। तो डीलिमिटेड के अंदर आपको बताना पड़ेगा ये टैब नहीं है, आप कहते हैं कि ये कोमा से सेपरेटेड है। ठीक है, अब जो ही आपने कोमा किया तो उसने देखे नीचे बता दिया कि एक कॉलम बन रहा है नंबर्स का, एक कॉलम बन रहा है आपके ये लेटर्स का। नेक्स्ट किया, अब आप इसको टाइप्स बताएंगे, आप कहते हैं ये जो कॉलम है ये जनरल कॉलम भी कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट बना सकते हैं, इसको मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये जनरल कॉलम है, ये ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फिनिश करते हैं तो आपके पास ये देखें दो, वो जो टेक्स्ट था वो दो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप हाइपर लिंक देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस इंटर पे क्लिक करें तो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाए, तो इस पर राइट क्लिक करके लिंक में जाऊँगा। लिंक मैं किसी फाइल से भी कर सकता हूँ या मैं इंसर्ट लिंक में जाके वेबसाइट का लिंक भी दे सकता हूँ। अब जो ही मैंने लिंक अप्लाई किया तो इस पर देखें हाइपर लिंक आ गया और क्लिक करने पर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये था बुनियादी चीज़ हमारी कन्वर्टिंग टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स, जिसको हाइपर लिंक आप किसी फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसी तरह रिमूव करना होगा लिंक तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो रिमूव लिंक का ऑप्शन आ जाएगा और रिमूव लिंक करेंगे तो लिंक ख़त्म हो जाएगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है पिवट टेबल्स। पिवट टेबल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिवट टेबल के लिए ज़रूरी था कि आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है, जो हम बना चुके हैं। इसी डाटा को अब पिवट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पिवट के लिए रिपोर्टिंग, अगर आपके पास ये डाटा है फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट्स का, अब मुझे इसमें मुख्तलिफ अगर क्यूरीज़ आती हैं कि मुझे बताया जाए कि रावलपिंडी के कितने स्टूडेंट्स हैं या रावलपिंडी के स्टूडेंट्स की एवरेज क्या है, ठीक है, या मैट्रिक के स्टूडेंट्स की एवरेज क्या है, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मैं पिवट से बना सकता हूँ। पिवट के लिए मैं अपने तमाम टेबल को सिलेक्ट करूँगा, पूरा मेरा टेबल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगा और पिवट टेबल के ऊपर जो मैं क्लिक कर दूँगा। अब पिवट टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे कहा कि आप, उसने सिलेक्शन खुद ही की हुई है, शीट 1 हमारी पूरी सिलेक्ट हो गई है और मैं जो पिवट टेबल है मैं वो न्यू वर्कशीट में बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इसको ओके कर देते हैं। अब आप ये शीट 4, इसको मैं नाम दे देता हूँ समरी शीट है ये, या पिवट शीट है मेरी। अब पिवट में बुनियादी चीज़ क्या होती है कि आपका डाटा बैकग्राउंड के ऊपर लोड हो चुका है और उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं और नीचे यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं कि आप किस डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं, किसको कॉलम में रखना चाहते हैं, किसको रोज़ में रखना चाहते हैं और किसकी वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं। अब पहली मेरी क्यूरी थी कि मैं सिटी वाइज देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिटी वाले कॉलम को टिक करता हूँ।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरी रोज़ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये तमाम रो लेबल्स आ गए हैं कि सिटी। अब इसी के अगेंस्ट मैं सीरियल नंबर को अगर टिक करूँगा तो सीरियल नंबर तो इस जगह आ गया, इस जगह मैं नहीं लाना चाहता, मैं कहता हूँ कि सीरियल नंबर को उठा के वैल्यूज़ में ले जाता हूँ। अब वैल्यूज़ में बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या किया, सीरियल नंबर को काउंट कर दिया, हर सीरियल नंबर को सिटी वाइज काउंट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद में 6 स्टूडेंट्स हैं, कराची के 4 स्टूडेंट्स हैं, लाहौर के 4 स्टूडेंट्स हैं। इसी डाटा के अंदर हमारी इस डाटा के मुताबिक ये समरी शीट आ गई उसकी। ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इन्हीं सिटी वाइज मैं देखूँ कि उनके ग्रेड्स क्या हैं, या एवरेज, सॉरी उनके एवरेज जो है वो मार्क्स कितने हैं। तो जो ऑब्टेन मार्क्स हैं बेसिकली मैं उसको अगर यहाँ पे टिक करता हूँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया, सम दे दिया। लेकिन मैं सम नहीं देना चाहता, मैं कहता हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स को जो है वो मैं सम ऑफ ऑब्टेन मार्क्स के बजाय इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, देखें यहाँ पे जो सम लिखा हुआ आ रहा है, वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टीज़ में गया तो सम के बजाय मैं इसको कहता हूँ एवरेज करके दे दें मुझे। तो ये मेरे पास देखें सिटी वाइज एवरेज आ गई है कि हर सिटी के इस्लामाबाद की एवरेज, सबसे हाईएस्ट एवरेज मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लैंक है उसकी आ रही है, अदरवाइज़ वैसे एवरेज जो हाईएस्ट किसकी आ रही है, लाहौर वालों की सबसे ज़्यादा, लाहौर के स्टूडेंट की 2211 एवरेज आ रही है, और 10 मार्क्स, और वो 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मैं अगर इसमें मैं प्रोग्राम ऐड कर देता हूँ, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रोज़ में चला गया। इसको मैं खुद ही प्लस माइनस भी मतलब मूव भी कर सकता हूँ, लेकिन इसने अच्छी जगह पे लेकर आया। अब इसने हर सिटी के अंदर प्रोग्राम लेवल के ऊपर देखें रिपोर्टिंग दे दी मेरे पास कि इस्लामाबाद के टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 2 BA के हैं, 2 इंटर के हैं, एक मास्टर का, एक मैट्रिक का है, और उनकी ये फर्दर एवरेजेस हैं। इसको मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि प्रोग्राम को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ सिटी से, तो प्रोग्राम लेवल की एवरेज आ जाती है। BA के टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 2 इस्लामाबाद के हैं, इंटर के 5 हैं, मास्टर्स के 4 हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप इसमें जो है वो तब्दीलियाँ ला सकते हैं, और इसी पिवट के मुताबिक आप पिवट को जो है वो चार्ट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या पिवट चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें मैं इसी में पिवट वाले आइकन के अंदर आया, और यहाँ पे पिवट चार्ट आ रहा है ऑप्शन। तो जो सा भी डाटा मेरा लोडेड है उसका जो है वो कोई भी चार्ट आप बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ चार्ट्स की ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पर अभी जो लोडेड था कि हर प्रोग्राम का सिटी वाइज जो है वो क्या शो कर रहा है, एवरेज ऑब्टेन मार्क्स शो कर रहा है। तो अब यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ख़ास प्रोग्राम सिर्फ मास्टर्स का दिखाएं, तो मास्टर्स के मुताबिक जो है वो आपका डाटा देखें प्रोग्राम चेंज होगा। इसी तरह आप चाहते हैं मास्टर और मैं BA को देखना चाहता हूँ सिर्फ, तो मास्टर और BA का आपके पास डाटा, तमाम को देखना चाहता हूँ तो आपके पास तमाम का डाटा यहाँ पर शो हो गया। तो ये था हमारा पिवट चार्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि पिवट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपोर्टिंग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जिसमें एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए हम इसको आसानी के साथ जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।